सूरत हाल बिगड़ चुकी है, तेल की कीमतें ऊपर जा चुकी हैं और ये रिन्यूड एफर्ट है जो पाकिस्तान नए सिरे से कर रहा है। देखते हैं कि इसका कोई रास्ता निकलेगा। देखिए, अगर रास्ता न निकला तो बहुत अफसोसनाक होगा। जैसे आपने कहा कि अगर बाबुल मंदब भी बंद हो जाता है, खुदा न खास्ता, तो 20-22%, 25% वहाँ से वर्ल्ड ट्रेड होता है और 20 से 25% स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से होता है। तो आप मिला लें तो 50% के करीब बात बन जाती है। अब देखिए, वर्ल्ड का अगर 50% ट्रेड अफेक्ट हो जाए तो दुनिया किस तरफ जाएगी। ये अमेरिका को भी रियलाइज़ होना चाहिए कि आप एक सुपर पावर हैं। अगर आप समझते हैं कि किसी मुल्क पे आप चढ़ दौड़ेंगे तो आप वॉर तो इनिशिएट कर सकते हैं, बट वॉर पर ख़त्म आप नहीं कर सकते। जैसे ईरान वॉर ख़त्म नहीं कर रहा, अमेरिका उन्हें बयान दे रहा है कि हम उस वक्त तक स्ट्राइक करते रहेंगे जब तक कि ईरान नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आता। और ईरान क्या कह रहा है कि भाई हम बातचीत को तैयार हैं, पहले आप अपने बयानात को परहेज करें और हमें जंगी धमकियां मत दें। अच्छा, ईरान और अमेरिका की मिलिट्रीज में कोई भी आपस में कंपैरिजन ही नहीं एग्जिस्ट करता। एक यहाँ पे बैठा हुआ और एक यहाँ पे, लेकिन ईरान के अंदर जो वो दर्द सहने की सलाहियत है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे। देखिए, दर्द सहने की सलाहियत तो है, बहुत नेक्स्ट लेवल। कब तक दर्द सहेंगे आप? देखिए, 2 अमरीकियों को उर्दन के अंदर जो स्ट्राइक की है उसके अंदर उनकी हलाकत हुई है, एक इराक के अंदर हुई है और काफी सारे जख्मी हैं। और अमेरिका इस तकलीफ को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके देखिए सोल्जर्स की मोटिवेशन ही नहीं है कि 11-12 हज़ार किलोमीटर आके ईरान पे बगैर किसी वजह के चढ़ दौड़े। कोई एंड गोल भी कोई नहीं है ना, बमबारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई, पता ही कोई नहीं। अच्छा, वो पहले कहते हैं जी हमने एटॉमिक हथियार नहीं बनाने, हमने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना, और उनकी मेन डिमांड यही है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। वो कहते हैं हमारे आयतुल्लाह ने साहब ने फतवा दे दिया 2004 का फतवा कि हमने नहीं बनाना, तो भाई क्यों लड़ रहे हो। और देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है नदीम भाई कि इजराइल ने अमेरिका के साथ ईरान पे हमला किया, इजराइल साथ बैठा तमाशे ही बना हुआ है, वो मजा कर रहा है नेतन्याहू मजे कर रहा है। आप ही देखें, और इजराइल स्ट्राइक करता था हौथियों पे, अब वो कह रहे हैं जी हम सऊदी अरेबिया पे हमला करेंगे। तो ये मुसलमानों के लिए बड़ा लम्हा फिक्र होना चाहिए, रियलाइजेशन होनी चाहिए कि दुनिया में लोग आपको मैनिपुलेट करके आपस में लड़ा देते हैं और तमाशा देखते हैं आपके। देखें ना, बाबुल मंदब वाली अनाउंसमेंट है हौसियों की, ये सऊदी ट्रैफिक रोकेगी, सऊदी ऑयल ट्रैफिक को रोकेगी। जब वो सऊदी ऑयल ट्रैफिक को रोकेंगे, क्योंकि उसको तो वो रेड सी वाला वही रास्ता मिलता है ना, रेड सी से वो बाबुल मंदब इस्तेमाल करते हुए उनकी ट्रेड होती है, तो पाकिस्तान वहाँ मौजूद है और डिफेंस पैक्ट के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान का रोल जो है वो किसी वक्त भी, वो जो सऊदी भाई हमारे दोस्त हैं वो कहेंगे कि आपके साथ हमारा पैक्ट है, यहाँ एक सिचुएशन करना पड़ेगा, यू हैव टू हेल्प अस आउट। नदीम भाई, हमने ईरान को बताया है कि भाई उनके साथ हमारा SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, उन पे हमला, हमारे पे हमला कंसिडर है, हमारे पे हमला उन पे हमला कंसिडर होगा, तो हमें उनकी दिफा के लिए करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान ने वहाँ जाके हौथियों को उड़ाना शुरू कर दिया तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, और देखें फिर दुनिया किस तरफ जाएगी। अगर सऊदी ट्रैफिक रुकी तो सऊदी इस एग्रीमेंट को इन्वोक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और देखिए, ये जो बाबुल मंदब पूरा बंद नहीं कर सकते, वो तो देखे ना, बाबुल मंदब एक्चुअली तो यमनी गवर्नमेंट बैठी हुई है मयाम जजीरे के पास, जहाँ से ये दुबाब और हलदीद जो है पोर्ट पे बैठे हुए हैं ये हौथी, उनके सामने रिट्रिया आ जाता है, और रिट्रिया जो इत्तेहादी है इजराइल का। तो मेरा मतलब छेड़खानी और इंटरप्शन कर सकते हैं, बंद उसे नहीं कर सकते। इंटरप्शन से भी पूरी दुनिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक, आज तक नहीं इतने बड़े इकोनॉमिक जो है क्राइसिस से दो चार होगी। अगर बाबुल मंदब में ये हुआ तो दुनिया बहुत बड़े जो है ना, मेरा बहुत बड़े इकोनॉमिक बुरहान की तरफ चली जाएगी। बेशर मैं सब आप भी इस पर कमेंट कर दें, क्योंकि सूरत हाल ऐसी नाजुक है कि कोई ऑयल टैंकर भर के वहाँ से गुजरेगा नहीं, क्योंकि उनके पास वो छोटे छोटे मिसाइल और रॉकेट्स हैं, वो मार सकते हैं वहाँ पे। ये उनमें हौसी बागियों के अंदर ये एबिलिटी है। अब छोटे छोटे ड्रोन भी आ गए हैं जो ईरान के पास तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे छोटे वर्जन हौसियों के पास पहले से मौजूद है। तो तेल से भरा हुआ जहाज़ तो उस सिचुएशन में वहाँ से गुजारने की बाबुल मंदब पे कोई कोशिश नहीं करेगा। एक चिंगारी गिरनी है और वो सारा कुछ तबाह हो सकता है। तो आपको लगता है कि सूरत हाल बहुत काबू से बाहर हो सकती है? आपका क्या तजज़िया? जी, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट देखता हूँ। देखें, अमेरिका अगर एक कंटिन्यूसली एक चीज़ पे एग्री करके पीछे हट रहा है तो उसको थोड़ा सा हमें और तरह से देखना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने उन्हें एक तरह की प्लेटर पे रख के अपॉर्चुनिटी दी पीस की, और उसको उनको सीरियसली ग्रास्प करना चाहिए था, और उससे पीछे वो खुद हटे। और इसके पीछे भी एक कोई स्ट्रैटेजी लगती है उनकी लॉन्ग टर्म, जिस तरह से देखा जाए कि ओवरऑल राइज ऑफ एम्पायर्स, फॉल ऑफ एम्पायर्स चलता रहता है। अगला दौर किसका है? ईस्ट का। वो ईस्ट के राइज को स्टॉल करने की ये कोशिश है। देखें, ईरान, पाकिस्तान इस वक्त गेटवेज़ हैं
इस सारे ट्रेड के, ईस्ट के ट्रेड के। और ये प्रॉब्लम मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी हल होगी, ये प्रॉब्लम इस खित्ते में रहेगी। इसमें देखें अमेरिका तो दूर बैठा है, अमेरिका ने सबसे पहले वेनेजुएला अपने ऑयल के रिज़र्व सारी चीज़ें सीधी कर ली। इस वक्त मईशत किन ममालिक की ब्लीड कर रही है वो देखने वाली है। सबसे ज़्यादा नुकसान किन का हो रहा है? अगर यूरोप का हो रहा है तो फार ईस्ट और ईस्ट का भी तो नुकसान हो रहा है। हम जिस तरह की मईशत हैं, हमारे लिए तो एक $2 बिलियन का सरप्लस तेल की मद में बिल आ जाए तो क्या मामलात बनेंगे। देखिए हमारे अपने अंदर मईशत की क्या हालात बन गए कि आज हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम एक हफ़्ते की फ़ोरकास्ट करके प्राइसिंग कर सकें तेल की। तो जब ये सूरत हाल बन जाए और साथ ही साथ बिजली की प्राइसिंग, तो हमारे लिए तो ये एक किस्म का क्रिपलिंग अफेयर है। तो इसको हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। इसमें ठीक है पाकिस्तान ने दोबारा कोशिश करे कि 10 दिन का सीज़ फायर, इसके लिए लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। दुरुस्त कह रहे हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आबिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर 2 खबरें हैं जिनको इकट्ठा आपसे रिएक्शन चाहता हूँ। मौलाना फजल रहमान का वकला कन्वेंशन से था और उसके अंदर वो धुआंधार तकरीर है, एस्टेब्लिशमेंट को वो ललकार रहे हैं सीधे सीधे, और साथ ही उसके अंदर ये भी अनाउंसमेंट आई कि वकला तहरीक दोबारा की। आबिद साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, ठीक है। और उसके अंदर ये भी खबर कि वकला तहरीक शुरू की जाएगी। आपको अगर जहन में हो, इफ्तिखार चौधरी साहब की जो बहाली की मूवमेंट चलाई गई थी, तो उस वक्त की वकला तहरीक उसको सपोर्ट किया था एक बड़े स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप था, ये एलिमेंट था विद इन एस्टेब्लिशमेंट, उसने बैक किया था। तो आप बड़े तगड़े रहे, सक्सेसफुल रहे, इफ्तिखार चौधरी साहब भी बहाल हो गए। अब मौलाना साहब एग्रेसिवली मैदान में आए और वकला भी साथ आ गए। ये कोई दोबारा से कोई नई चीज़ है, कोई मूवमेंट है, क्या चीज़ है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हमारी जिद्दोजहद तो उस वक्त से शुरू हुई थी जब से ये तरमीमें आनी शुरू हो गई आइन में 26वीं और 27वीं तक, जिसने बिल्कुल जो हमारी अदलिया था उसका हाल बिगाड़ के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट से सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लेके एक नया कोड बना दिया गया और जजेस के तयनीति का तरीक़ाकार जुडिशल कमीशन में पॉलिटिशियंस की और उनकी मेजॉरिटी दे दी गई ताकि उनकी मर्जी के लोग जजेस अपॉइंट हो जाएं। तो साल गुजर गया, इस बात को आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। हम लोग जिद्दोजहद, हमारी जिद्दोजहद तो जारी है। क्या की जिद्दोजहद आपने? तो हम लोग लीगली लड़ रहे हैं हर फ्रंट पे। मतलब आप देखिए, आप हमेशा कंपेयर कर देते हैं 2007 के, उसके मुहर्रकात अलग थे। उस वक्त डिक्टेटर की हुकूमत थी, फिर एक चीफ जस्टिस से उनको माजूल कर दिया गया था और उसमें फिर एक एस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर रही थी उस वक्त। देखिए उनके आपस में, तो इस वक्त हम लोग अकेले थे, मतलब वकील खुद भी तकसीम है। ये सारे मुहर्रकात फर्क है। लेकिन अब जो हमने अनाउंस किया है वो ये है कि जी हम लोगों के पास जाएंगे, सिविल सोसाइटी के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि जी आइन की बहाली करें। देखिए ये आइन की बहाली, हम चाहते हैं 1973 का आइन बहाल हो, क्योंकि हम समझते हैं कि, और देखिए उस बारे में आपको याद है पॉलिटिशियन जो ये पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी वकला को सपोर्ट कर रही थी, जिसमें ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो ये सारी चीजें बहुत फर्क है उसमें। तो अब ये हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और हमने जो हमारा तरीक़ाकार हमने क्या कि हम पहले खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे, वहाँ लोग बात करेंगे, वहाँ करेंगे कि वहाँ से लोग निकलें और हमारे साथ आए। जो भी होगा आइन और कानून के दायरे इख्तियार में रहते हुए होगा, ताकि असल आइन असल उसमें बहाल हो। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारा भी कोई इलाज नहीं। अब मौलाना फजल रहमान साहब के अपने इश्यूज है, उन्होंने आके बात की है, लेकिन बात जो कर रहे हैं बिल्कुल बजा कर रहे हैं कि देखिए फॉर्म 47 की हुकूमत इस मुल्क में, जमहूरियत है ही नहीं, आपकी फंडामेंटल राइट, बुनियादी हुकूक सल्ब कर दिए गए हैं, अदलिया की आज़ादी को सल्ब कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं और आवाम को उठना होगा इसमें, अब निकलना होगा अपने हुकूक के लिए कि बोर्ड निकले और लोगों से कहें कि देखिए मेरा आपके हुकूक सल्ब कर दिए गए। जब तक आवाम नहीं जागे, यही शऊर हमने अब कोशिश कर रहे हैं कि अवाम में आए कि जी ये हम अपने वकला के लिए नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं अवाम के लिए कि असल जमहूरियत इस मुल्क में कायम हो। आबिद ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो दानियाल साहब कोई 2007 में कोई ऐसे ही नारे थे कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, एक डिक्टेटर बैठा हुआ है, एक जज को माजूल कर दिया, फंडामेंटल राइट्स सारे चले गए। तो अभी भी बातें ज़ुबैरी साहब ने सारी वही दोहराई हैं, कोई फ़र्क तो नहीं है उसमें, एक A to Z सारी बातें वही की, आर्गूमेंट के अंदर सारी चीज़ें शामिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें ये जो बातें कह रहे हैं आप एज उसके टाइम पे और आज के टाइम पे बड़ा फ़र्क है, और एक आम डिक्टेटर का आना और एक पॉलिटिकल रजीम का आइन के थ्रू ताकत लेने में दोनों में बड़ा फ़र्क है कि पार्लिमान की बालादस्ती जो है वो आइन की रूह है
और उसके ऊपर हम बात करते हैं। आई कैन, अगर ज़ुबैरी साहब या कोई और भी हो वकला जो पार्लियामान की बालादस्ती को अगर मुल्क की या आइन की या कमज़ोरी कहता है तो वो उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये पिलर्स हैं, वन ऑफ द पिलर्स एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पिलर।